हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सीरीज़ एक्सप्लेन, जहां आपको नेटफ्लिक्स की मोस्ट ऑफ द सीरीज़ के एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। तो उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ग्रे बना दीजिए बिकॉज आई रियली हेट दैट रेड कलर। और अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं वीडियो डालूं और आपको पता चल जाए तो बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। खैर, तो आज हम बात करेंगे एक अमेरिकन पॉलिश फैंटेसी सीरीज द विचर के बारे में, जो 20 दिसंबर 2019 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। और द विचर को लॉरेंस स्मिथ हीजरिक ने क्रिएट किया है। अगर इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.3 स्टार्स आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पे इट्स 67% और इसकी मेटाक्रिटिक स्कोर है 53 आउट ऑफ 100। द विचर की कहानी कुछ पॉलिश नोवेल से इंस्पायर्ड है जिन्हें 90s के दशक में आंड्रे सपोस्की ने लिखा था, जिसके बाद उन पर गेम्स बने और अब सीरीज बनी हैं। ये शो उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जिन्हें फैंटेसी, ड्रामा, एडवेंचर और एक्शन जैसी चीज़ें पसंद हैं, और मुझे भी ये शो काफ़ी पसंद आया है। मैं इसके कैरेक्टर्स को टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा, पर आपको इसके 3 मेन कैरेक्टर्स को जान लेना चाहिए, जिसमें पहला है गैरल्ट ऑफ रिविया, जो कि एक विचर है, दूसरी है सीरी और तीसरी है येनिफर फ्रॉम वेंगरबर्ग। स्टोरी इन्हीं 3 कैरेक्टर्स पर निर्धारित है और इन तीनों कैरेक्टर्स की अपनी एक टाइमलाइन है। यानी सीरीज में हमें गैरल्ट को एक अलग साल में दिखाया है, सीरी को किसी दूसरे टाइम और ईयर में, और येनिफर को किसी और में, जिसकी वजह से सीरीज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। तो चलिए हम लोग मिलकर इसकी कहानी को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको इस सीरीज़ का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, सो दैट आप ये जान सकें कि आखिर द विचर है क्या। तो शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि विचर होते कौन हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिन्हें मेंटली और फिजिकली बहुत हार्ड ट्रेन किया जाता है, सो दैट वो किसी को भी हरा सकें। इनकी ट्रेनिंग में जादू का भी इस्तेमाल होता है और उनका मेन काम डीमंस और मॉन्स्टर को मारना होता है। विचर्स को काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिससे वो सुपर नेचुरल पावर्स को भी पा लेते हैं और इनको किसी भी तरीके की बीमारी भी नहीं होती है। यहाँ विचर कुछ स्पेशल पोशंस भी पीते हैं, जिससे उनकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी भी बढ़ जाती है। ये इमोशनली भी बहुत स्टेबल होते हैं और बचपन की हार्ड ट्रेनिंग की वजह से ये एक आम इंसान से काफ़ी अलग होते हैं, और इसलिए बहुत लोग इन्हें इंसान भी नहीं मानते हैं। खैर, विचर्स पैसों के बदले डीमंस और मॉन्स्टर्स को मारते हैं, जिसके लिए इनके पास 2 तलवारें होती हैं, एक स्टील स्वॉर्ड और एक सिल्वर स्वॉर्ड। यहाँ स्टील स्वॉर्ड का यूज़ किसी इंसान या जानवर को मारने के लिए किया जाता है, वहीं सिल्वर स्वॉर्ड का यूज़ किसी सुपर नेचुरल बीस्ट या डीमन को मारने के लिए किया जाता है। नाउ तो हमने विचर को समझ लिया है, और ये सीरीज भी एक ऐसे ही विचर गैरल्ट के इर्द गिर्द घूमती है। द विचर की कहानी एक फिक्शनल दुनिया में सेट है, जहां एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है जिसका नाम भी कॉन्टिनेंट ही है। एंड अकॉर्डिंग टू द नोवेल्स, ये फिक्शनल दुनिया 1200 से 1500 साल पहले बनी थी, जब कंजंक्शन ऑफ स्फीयर्स हुआ था, यानी पृथ्वी और दूसरी दुनिया का संयोजन हुआ था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर कई डीमंस आ गए थे और उनसे लड़ने के लिए एल्व्स आगे आए, क्योंकि वो जादू जानते थे। पर आउट नंबर होने के कारण एल्व्स ने ये जादू ह्यूमंस को भी सिखा दिया। पर डिस्पाइट दिस, इंसानों ने एल्व्स के खिलाफ ही जंग छेड़ दी, सो दैट बाकी सभी ह्यूमंस को एक सुपीरियर स्पीशीज की तरह देखें, और तभी से ह्यूमंस और एल्व्स में लड़ाई है, और ये चीज़ हमें सीरीज में कई जगहों पर देखने को मिलेगी। इन सब के चलते डीमंस को मारने के लिए विचर्स को बनाया गया, जिन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती थी, सो दैट वो हर तरीके से स्ट्रांग बन सकें। और हमारा गैरल्ट ऑफ रिविया भी उन्हीं में से एक सबसे ताकतवर विचर है। नाउ विद नो फर्दर अडू, लेट्स मूव टू द एपिसोड 1, विच इज द एंड्स बिगिनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आप साल को याद रखें, क्योंकि यहाँ टाइमलाइन चेंज होती रहेगी। तो एपिसोड शुरू होता है सन 1231 में, जहाँ गैरल्ट ऑफ रिविया एक किकीमुरा नाम के सी मॉन्स्टर से लड़ाई कर उसे मार डालता है, जहाँ से वो किकीमुरा की बॉडी लेकर ब्लैविकर नाम के शहर पहुँचता है, जहाँ वो एक ऑल्डरमैन को ढूंढ रहा था, क्योंकि ऑल्डरमैन ने ही एक डीमन को मारने के लिए फ्लायर पोस्ट किया था, जिसको देखने के बाद ही गैरल्ट ने उस किकीमुरा को मारा था। यहाँ ऑल्डरमैन को आप एक सरपंच की तरह समझ सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि विचर्स डीमंस को मार के इंसानों से बदले में पैसे लेते हैं, और उन्हीं पैसों को लेने के लिए गैरल्ट ब्लैविकन आया था, सो दैट वो किकीमोरा की बॉडी के बदले ऑल्डरमैन से कुछ पैसे ले सके।
गैरल्ट ऑल्डरमैन को ढूंढते हुए एक बार में पहुंचता है जहां उसे कोई भी पसंद नहीं कर रहा था और बार का मालिक उसे वहां से जाने को बोलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ विचर को अच्छा नहीं माना जाता है। इस दुनिया में विचर्स को माना जाता है कि उनके अंदर इमोशंस नहीं होते। लोग विचर्स को एक मॉन्स्टर की तरह समझते हैं जो महज एक किलिंग मशीन्स होते हैं विद नो फीलिंग्स। भले ही यहाँ एक विचर डीमंस को मार के सभी को बचाता है, पर फिर भी इस दुनिया में विचर्स को कोई अच्छा नहीं समझता है। कमिंग बैक टू द एपिसोड, हम देखते हैं कि गेरल्ट से लड़ने के लिए कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और वहाँ फाइट का सीन होने ही वाला होता है, पर तभी रेनफ्री नाम की लड़की सभी से विचर को अकेला छोड़ने को कह देती है और सभी मान भी जाते हैं। इससे पता चलता है कि रेनफ्री की वहाँ बहुत चलती है। खैर, रेनफ्री गेरल्ट के साथ बैठ के बियर पीती है, जिसके बाद वहाँ ऑल्डरमैन की बेटी मरिल्का आती है जो गेरल्ट को बताती है कि उसके फादर ने एक गैवियर को मारने के लिए फ्लायर पोस्ट किया था, ना कि किकीमोरा के लिए, और उसके फादर किकीमोरा के बदले कुछ नहीं दे पाएंगे क्योंकि किकीमोरा उनके किसी काम का नहीं। मरिल्का गेरल्ट से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो किकीमोरा की बॉडी शहर के जादूगर मास्टर इरियन को बेच सकता है जो उसे अच्छी रकम दे सकता है। अब यहाँ जादूगर एक डीमन की बॉडी के लिए एक अच्छी खासी रकम इसीलिए देगा क्योंकि वो डीमंस की बॉडी से जादुई पोशंस बनाते हैं। नाउ गेरल्ट मास्टर इरियन के घर पहुंचता है जहां उसे पता चलता है कि मास्टर इरियन 200 साल पहले ही मर चुका है और उसकी जगह स्ट्रेगोबोर नाम का विज़र्ड वहां पे रह रहा है। स्ट्रेगोबोर इरियन का नाम यूज करके वहां रह रहा था और गेरल्ट यहाँ समझ जाता है कि स्ट्रेगोबोर वहां किसी से छुप कर रह रहा है और स्ट्रेगोबोर को डीमन की नहीं बल्कि गेरल्ट की ज़रूरत है और उसी ने मरिल्का की मदद से गेरल्ट को अपने घर बुलाया था। गेरल्ट के पूछने पर स्ट्रेगोबोर गेरल्ट को बताता है कि वो असल में रेनफ्री से छुप कर रह रहा है जो उसे मारना चाहती है। स्ट्रेगोबोर का कहना था कि रेनफ्री एक प्रिंसेस है जो ब्लैक सन यानी ग्रहण के दौरान पैदा हुई थी, एक ऐसा ग्रहण जो 1200 साल में एक ही बार होता है। ये ग्रहण एक लिलिथ नाम की एक डीमन गॉडेस के आने को दर्शाता है, एक ऐसी डीमन जो पूरी ह्यूमन रेस को ख़त्म कर सकती है। यहाँ स्ट्रेगोबोर का मानना था कि वो डीमन गॉडेस रेनफ्री के थ्रू इस धरती पर जन्म ले चुकी है क्योंकि वो ब्लैक सन के दौरान पैदा हुई थी। इसी वजह से स्ट्रेगोबोर ने रेनफ्री को मारने के लिए किसी को भेजा था, पर उसे रेनफ्री ने मार दिया और अब वो एक लुटेरी बन गई है और स्ट्रेगोबोर को ढूंढ रही है सो दैट वो इन सब का बदला उससे ले सके। स्ट्रेगोबोर ये भी ऐड करता है कि रेनफ्री पर जादू का कोई असर नहीं होता बिकॉज शी इज़ कर्स्ड और उसे आम इंसान के मुकाबले तलवारबाजी बहुत ही अच्छे से आती है और इसीलिए उसने मरिल्का की मदद से विचर को बुलाया है सो दैट वो रेनफ्री को मार सके, जिसके बदले स्ट्रेगोबोर उसे मुंह मांगा इनाम देगा। पर गेरल्ट इस ऑफर को रिजेक्ट कर ये कहता है कि वो सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारता है एंड रेनफ्री इज नो मॉन्स्टर। वो रेनफ्री और स्ट्रेगोबोर की लड़ाई के बीच में नहीं घुसना चाहता था और वो वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है। यहाँ सीन चेंज होकर सन 1263 में सिंत्रा नाम के एक किंगडम पर फोकस करता है एंड अगेन ये एक डिफरेंट टाइमलाइन है जो गेरल्ट की टाइमलाइन से 32 साल बाद की है। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि गेरल्ट की चीज़ें पास्ट में हुई हैं और ये चीज़ प्रेजेंट में हो रही है। खैर, सिंट्रा किंगडम में हम कुछ कैरेक्टर्स को देख पाते हैं जैसे प्रिंसेस सिरेला जिसे सीरी भी कहते हैं, क्वीन कैलांथे, किंग ईस्ट और जादूगर माउसैक। यहाँ क्वीन कैलांथे सीरी की नानी हैं। यहाँ सभी लोग हंसी खुशी नाच गा रहे थे, तभी एक सोल्जर क्वीन को बताता है कि निल्फगार्ड की सेना सिंट्रा पहुंच गई है। यहाँ निल्फगार्ड एक दूसरा किंगडम है जो सिंट्रा का दुश्मन है और वो सिंट्रा पर कब्जा करना चाहता है। इस खबर से हम समझ पाते हैं कि सिंट्रा पर हमला होने वाला था। यहाँ सीन चेंज होकर फिर से ईयर 1231 पर फोकस करता है जहाँ गेरल्ट जंगल के रास्ते जा रहा था, जहाँ उसे रेनफ्री मिलती है जो गेरल्ट को अपने पास्ट की कहानी बताती है। रेनफ्री का कहना था कि वो कभी प्रिंसेस हुआ करती थी, पर जादूगर स्ट्रेगोबोर ने उसके पीछे एक किलर भेजा जिसने रेनफ्री को ना सिर्फ मारा बल्कि सेक्सुअली अब्यूज भी किया। इसीलिए उसने उस इंसान की जान ली और स्ट्रेगोबोर की वजह से ही उसकी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो गई है और इसीलिए वो स्ट्रेगोबोर को मारना चाहती है। यहाँ रेनफ्री भी गेरल्ट को स्ट्रेगोबोर को मारने का ऑफर देती है, पर गेरल्ट इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और रेनफ्री से कहता है कि अगर रेनफ्री स्ट्रेगोबोर को मारेगी तो स्ट्रेगोबोर की बात सच हो जाएगी, जिससे वो एक डीमन से कम नहीं होगी। गेरल्ट रेनफ्री को नई जिंदगी जीने की सलाह देता है और वहाँ से चला जाता है।
नाउ सीन फिर से सन 1263 में फोकस करता है, जहां सिंट्रा और निल्फगार्ड की सेना में लड़ाई होती है। यहाँ सिंट्रा की सेना बहुत ही आउटनंबर्ड थी और सिंट्रा की सेना कमजोर पड़ने लगती है और किंग ईस्ट मारे जाते हैं। वहीं क्वीन केलांथे भी एक प्राउड वॉरियर थी जो सेना के साथ लड़ रही थी, पर वो भी घायल हो जाती हैं और घायल होने के बाद क्वीन को किसी तरह कासल में लाया जाता है। कासल में क्वीन सीरी से कहती हैं कि सीरी किसी दिन सिंट्रा पर राज करेगी। वहीं सॉर्सरर माउससैक अपने जादू की मदद से निल्फगार्ड की सेना को कुछ देर के लिए सिंट्रा में आने से रोक लेता है। मीनवाइल सन 1231 में गैरल्ट अपने घोड़े रोच से बात करता है, जहां वो ये बताता है कि सबसे पहले उसने जिस मॉन्स्टर को मारा था वो असल में एक इंसान था जिसने एक छोटी बच्ची का रेप किया था। उस इंसान को मारने के बाद जब गैरल्ट ने उस लड़की की तरफ देखा तो वो लड़की बहुत ही तेज चिल्लाई। यहाँ एपिसोड के इस पार्ट से हमें पता चलता है कि विचर कितने अकेले होते हैं और अगर वो किसी की मदद भी करते हैं तब भी उन्हें मॉन्स्टर की तरह ही देखा जाता है। यहाँ गैरल्ट अपने घोड़े रोच को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है बिकॉज बाकी लोग उसे मॉन्स्टर समझते हैं। खैर थोड़ी देर बाद ही वहाँ रेनफ्री दोबारा आती है और वो गैरल्ट से कहती है कि वो उस शहर को छोड़कर चली जाएगी और एक नई लाइफ जिएगी और इन्हीं सब बातों के बीच दोनों आपस में अट्रैक्टेड होकर किस करते हैं। सीन चेंज होकर सन 1263 में फोकस करता है, जहां निल्फगार्ड की सेना ने सिंट्रा पर अब पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और क्वीन केलांथे सीरी को वहां से जाने को कहती हैं, पर सीरी केलांथे को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और वो बहुत तेज चिल्लाती है जिसकी वजह से आसपास मौजूद चीज़ें हिलने लगती हैं और हमें पता चलता है कि सीरी के पास भी कुछ सुपरनैचुरल पावर्स हैं। जाने से पहले क्वीन सीरी से कहती है कि सीरी का जिंदा रहना जरूरी है और सीरी को गैरल्ट ऑफ रिविया को ढूंढना होगा। नाउ अब गैरल्ट और सीरी आपस में कैसे कनेक्टेड हैं वो तो हमें अपकमिंग वीडियोस में ही पता चलेगा, सो सब्सक्राइब फॉर दैट। सीरी के जाने के बाद क्वीन केलांथे जादूगर माउससैक से कहती हैं कि निल्फगार्ड ने सिंट्रा पर हमला इसीलिए किया क्योंकि वो सीरी को हासिल कर सकें, मे बी बिकॉज सीरी के पास कुछ सुपरनैचुरल पावर्स हैं विच मेक सीरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कासल में मौजूद लोगों को जहर की शीशी दी जा रही थी क्योंकि वो सभी निल्फगार्ड की सेना के हाथों टॉर्चर नहीं होना चाहते थे। वहीं क्वीन केलांथे खिड़की से सिंट्रा को जलते देख रही थीं, जिसके बाद वो उसी खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती हैं। मीनवाइल कासल से भागते समय सीरी को एक निल्फगार्डियन ऑफिसर काहिर पकड़ लेता है और वो सीरी को लेकर निल्फगार्ड की तरफ बढ़ने लगता है। अपने शहर को जलते देख सीरी इतनी तेज चिल्लाती है जिससे जमीन ही फट जाती है, जिससे उस सोल्जर और सीरी के बीच में एक बहुत ही बड़ी खाई बन जाती है और सीरी वहां से जंगल की तरफ भाग जाती है। इसके बाद सीन चेंज होकर गैरल्ट पर फोकस करता है, जहां उसे सपने में रेनफ्री दिखाई देती है जो गैरल्ट के लिए एक भविष्यवाणी करती है कि वो मार्केट में खून से कवर्ड होगा और इसे लोग पत्थर से मारेंगे। वो ये भी कहती है कि जंगल में मौजूद एक लड़की उसकी डेस्टिनी है और हम यहाँ समझ पाते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सीरी है। रेनफ्री गैरल्ट से सपने में कहती है कि यहाँ सब ईवल हैं पर उसे लेसर ईवल चुनना होगा। ड्रीम से जागने के बाद गैरल्ट वापस ब्लैविकन शहर जाता है, जहां मार्केट में वो रेनफ्री के साथियों से मिलता है जो उसे बताते हैं कि रेनफ्री स्ट्रेगोबोर को मारने गई है और खून खराबा रोकने के लिए गैरल्ट रेनफ्री के साथियों से लड़ता है। और सभी को मार देता है, जिससे खून खराबा तो बिल्कुल नहीं रुका। कुछ ही देर में गैरल्ट के सामने रेनफ्री आती है जिसके कब्जे में मेरिल का थी। जी हाँ, वही ऑल्डरमैन की बेटी। यहाँ रेनफ्री का कहना था कि वो शहर के सारे लोगों को मार डालेगी और वो तब तक ऐसा करती रहेगी जब तक स्ट्रेगोबोर अपने टावर से बाहर नहीं आ जाता। यहाँ गैरल्ट रेनफ्री को ऐसा करने से रोकता है पर रेनफ्री नहीं मानती है और फिर क्या था, दोनों में लड़ाई होती है।
से भागने के कई मौके देने के बावजूद भी रेनफ्री गैरल्ट से लड़ती रहती है और फाइनली गैरल्ट को रेनफ्री को मारना पड़ता है। मरने से पहले रेनफ्री यही कहती है कि शी इज़ योर डेस्टिनी। रेनफ्री को मारने के बाद स्ट्रैगोबॉर उसकी डेड बॉडी को लेने आता है सो दैट वो उसकी ऑटोप्सी कर रेनफ्री के पावर्स की जड़ तक जा सके, पर गैरल्ट उसे रेनफ्री की बॉडी ले जाने नहीं देता है, जिसके चलते स्ट्रैगोबॉर जो खुद रेनफ्री को मरा देखना चाहता था, वो शहर के लोगों के सामने गैरल्ट पर रेनफ्री को मारने का इल्ज़ाम लगाता है और कहता है कि गैरल्ट ने ही शहर में खून खराबा मचा दिया। इससे सभी शहरवासी गुस्से में आ जाते हैं और गैरल्ट को पत्थरों से मारते हैं, पर हमें ये पता है कि गैरल्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो सभी की जान बचाने के लिए रेनफ्री से लड़ा। और हमने ये भी देखा कि जो बातें रेनफ्री ने गैरल्ट के ड्रीम में बताई थी वो सभी सच हो गई थी, जिससे पता चलता है कि रेनफ्री फ्यूचर देख सकती थी। खैर, एपिसोड के लास्ट सीन में हम गैरल्ट को ब्लेविकन शहर से बाहर जाते देख पाते हैं। एपिसोड 1 यहीं ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। टिल देन, टेक केयर।